Yes, good morning students. Our next topic is भूदान ग्रामदान. पिछले वीडियो में हमने टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कंप्लीट किया था. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक भूदान ग्रामदान. अब नाम से ही जो पता लगता है, देखो भूदान यानी कि लैंड, भूमि का दान, ग्रामदान गांव, विलेज का, भूमि या गांव को और लैंड को डोनेट करना. महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल हायर. और विनोबा भावे कौन थे? एक सोशल रिफॉर्मर थे. महात्मा गांधी की स्पेशलिटी को आगे कंटिन्यू करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी वो विनोबा भावे ने ली थी. ये एक सोशल रिफॉर्मर थे. महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का जो आइडिया था, जो कॉन्सेप्ट था, उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करना, पहुंचाना. और इसके लिए क्या करते थे? पद यात्रा करते थे. वंस व्हेन ही वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर एट पंचमोली इन आंध्र प्रदेश, एक बार जब ये पंचमोली आंध्र प्रदेश में अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे थे तो उस टाइम में कुछ पुअर लैंडलेस विलेजर थे जिनकी डिमांड थी कि सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबिंग, कुछ लैंड उनको दिया जाए जिस पे वो काम करे, जिससे उनकी बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो और इकोनॉमी ग्रोथ हो. विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस इट टू देम इमीडिएटली. लेकिन विनोबा भावे इस चीज़ का प्रॉमिस तो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतनी लैंड नहीं थी कि वो सबको लैंड डोनेट कर सके. तो लेकिन उन्होंने क्या किया? उनको एश्योर यानी कि विश्वास दिलाया कि वो इस बारे में गवर्नमेंट से बात करेंगे और जो उनसे कुछ हो सकेगा उनकी हेल्प करेंगे. तभी क्या हुआ? सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप. उसी टाइम श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए एंड ऑफर्ड 80 एकड़ ऑफ लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 80 लैंडलेस विलेजर. उन्होंने अपनी 80 एकड़ ज़मीन उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जो लैंडलेस विलेजर्स थे. और इस एक्ट को क्या कहा गया? भूदान. लेटर और उसके बाद ही ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस हिज आइडिया वाइडली ऑल ओवर इंडिया. और इन्होंने धीरे धीरे इस आइडिया को हर जगह इसको स्प्रेड किया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे मोटिवेट हो. तो फिर सम जमींदार्स ऑनर ऑफ मैनी विलेजेस ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस. उन्होंने बड़े बड़े जो जमींदार थे या जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, बड़े बड़े ओनर थे, उन्होंने क्या किया? अपने गाँव को डोनेट कर दिया. और जिसको क्या कहा गया? जो लैंडलेस थे उनको डोनेट किया. तो इट वाज नोन एज ग्रामदान. इसको ग्रामदान कहा गया. हावेवर मैनी लैंड ओनर्स चोज टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड टू द पुअर फार्मर्स ड्यू टू फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट. कहीं ना कहीं उनके पीछे एक रीज़न ये भी था, कुछ पुअर इनको ये भी लगता था कि आज हम डोनेट करेंगे तो लैंड सीलिंग से भी बच जाएंगे क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म जो आइडिया चल रहा था, लैंड को सील किया जा रहा था जिसके पास बहुत ज़्यादा थी. तो उससे क्या था? उनको एक तो उनको तारीफ मिली, एक उनकी हेल्प हुई लोगों की. दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लडलेस रेवोल्यूशन. इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा गया. क्यों? क्योंकि इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ था, इसीलिए इस एक्ट को ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा गया था, इस रेवोल्यूशन को. यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. अब कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, अब हमारा जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है इन द कंपैरिजन ऑफ दूसरे जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर. उनके कंपैरिजन में प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, जबकि जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर इसी में ही एंगेज्ड है. फिर भी जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही फैमिली कितने सारे लोग उस एग्रीकल्चर पे एंगेज्ड हैं लेकिन वहाँ से उतनी इनकम नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए. तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या उनके लिए स्टेप्स उठाए? कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, the government of India made concerned effort to modernize agriculture. Establishment of Indian Council of Agriculture Research ICAR. तो ICAR में इसमें क्या थी? कैसे उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जाए, क्या चेंजेस लाए जाएं, और वेटरनरी हॉस्पिटल और इसकी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर, हॉर्टिकल्चर, और ये डेवलपमेंट धीरे धीरे इनमें कैसे आगे डेवलपमेंट हो, क्या इनमें नई चीज़ें, फार्मर्स को एनकरेज करना, नई नई चीज़ें, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ये सब चीज़ें इनमें गवर्नमेंट ने इन चीज़ों के लिए आगे स्टेप्स उठाए. और फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी, वेदर फोरकास्ट, ताकि लोगों फार्मर्स को अपडेट करते रहना कि वेदर किस टाइम में कौन सी क्रॉप सही रहेगी, क्या उनको आगे से आगे कौन सी सॉइल बेस्ट है, कौन सी क्रॉप्स लगाएं नहीं लगाएं, इन सब चीज़ों के लिए उनको अपडेट करते रहना. ऐसे काफ़ी गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए. अब नेक्स्ट देखो इसमें टेबल 4.1 में
अब इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सब में इन्होंने जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन तो है 13-14 से 14-15 में देखो 15-16 में, लेकिन जितनी स्पीड से जितना इंडस्ट्रीज़ और सर्विसेज में इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है उतना एग्रीकल्चर में नहीं बढ़ रहा है। अब उसका रीज़न क्या है? अब फॉर एग्जांपल देखो यूएस और जापान क्या डेवलप्ड कंट्रीज़ है, अपने फार्मर्स को सब्सिडी देती है और फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, सीड्स पर, जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। साथ ही गवर्नमेंट बोनस देकर उनकी क्रॉप्स अच्छे रेट में खरीद लेती है, जिससे उनकी क्या है, फार्मर्स की इनकम अच्छी है। और हमारे यहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी कम देती है, फैसिलिटी भी कम प्रोवाइड करती है, जैसे कि इनमें इरिगेशन, पावर और रूरल रोड्स, मार्केट एंड मैकेनाइजेशन, इन सब पे ये फैसिलिटी क्यों देती है कम? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है और प्रोडक्शन भी कम होता है, जिससे फार्मर को इंटरनेशनल मार्केट में टिक पाना बहुत मुश्किल होता है। वो प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है इंटरनेशनल मार्केट्स के सामने। ये स्टूडेंट्स, नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज़ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा? ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिन, ये कुछ नया ही नहीं था। इट वाज देयर इज़ अ टाइम एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। ब्रिटिशर्स के टाइम से ही ये सब कुछ और देखने को मिला, जैसे ट्रेड है, ट्रेडिशन है, कल्चर है। अब वहाँ के ट्रेडर क्या होते थे, इंडिया में आते थे, तो वहाँ के लोगों के बारे में हमें पता चलता था और उन्हें यहाँ की चीज़ों के बारे में पता लगता था। ये कोई नया नहीं था, पुराने टाइम से ही चला आ रहा है ये सब कुछ। तो 19th सेंचुरी व्हेन यूरोपियन ट्रेडर केम टू इंडिया, एट दैट टाइम इंडियन स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और जो हमारे इंडियन स्पाइसेस थे उस टाइम में बहुत फेमस थे, तो ये क्या करते, यहाँ से क्या करते थे, स्पाइसेस को एक्सपोर्ट होता था, यहाँ का इंडियन स्पाइसेस दूसरी कंट्रीज़ या अपनी कंट्रीज़ में वो लेके जाते थे और फार्मर्स को फोर्स किया जाता था वो ग्रो करने के लिए। उसी तरह से कॉटन का देखो, कॉटन भी यहाँ की बहुत फाइन कॉटन थी और यहाँ की फेमस थी, और ये यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल, और वहाँ से रेडी होके यहाँ वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कपड़ा बन के यहाँ सेल किया जाता था। और वहाँ की मेन जो इंडस्ट्री थी मैनचेस्टर और लिवरपूल फ्लरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। और वो इसीलिए फ्लरिश हुई थी क्योंकि वहाँ यहाँ की वो फाइन क्वालिटी, जो गुड क्वालिटी कॉटन थी, वहाँ जाती थी। और ये हमने चंपारण मूवमेंट के बारे में पढ़ा, विच वॉज स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार। दिस वॉज स्टार्टेड बिकॉज फार्मर ऑफ दैट रीजन वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो। उनको फोर्स किया जाता था इंडिगो ग्रो करने के लिए, और वो वहाँ अपनी इंडस्ट्रीज़ में उसको यूज़ करते थे, क्योंकि यहाँ का जो ब्लू फाइन बहुत फाइन कलर होता था। और देर वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज, और जो उनकी फैमिली के लिए जरूरी फूड ग्रेन था वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे। पर्टिकुलरली आफ्टर 1990 द फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंजेस। अब हमारे यहाँ कंट्री में राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पाइसेस, ये सब कुछ प्रोडक्ट होते हुए भी यहाँ के फार्मर डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ क्यों नहीं कम्पीट कर पाते? बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज़। क्योंकि वहाँ की कंट्री, दूसरी कंट्रीज़ के वहाँ के फार्मर्स को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है और इंडिया के फार्मर्स को उतनी सब्सिडी नहीं मिलती। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था, यूएसए की गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को सब्सिडी बहुत ज़्यादा देती है, क्योंकि वहाँ फार्मर कम है, इसीलिए वहाँ फार्मर अपने प्रोडक्ट सस्ता बेचते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है, उनको कोई नुकसान नहीं होता। और इंडिया में फार्मर ज़्यादा है तो उन्हें इतनी सब्सिडी नहीं दी जाती, और बाहर से जब सस्ते प्रोडक्ट आते हैं तो इंडिया में सेल होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उन्हीं को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और इसका नुकसान किसको होता है? इंडियन फार्मर को होता है। तो टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड। To make agriculture successful, profitable, proper thrust should be given to the improvement of the condition of marginal and small farmer। और इसके लिए क्या स्टेप उठाया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस्ड मच, जिससे कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स वगैरह ये सब चीज़ें, न्यू टेक्नोलॉजी, इनपुट्स, ये सब चीज़ें इनमें इन्वॉल्व की गई, जिससे प्रोडक्शन बढ़े। बट टुडे इट्स अंडर कंट्रोवर्सीज। किस लिए क्या प्रॉब्लम आई? क्योंकि इनके एक्सेस ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर्स का यूज़ हुआ, जिससे लैंड डिग्रेडेशन हुआ और कॉस्ट बढ़ी प्रोडक्शन की, तो फिर भी वही नुकसान हुआ। तो इसका अल्टरनेटिव क्या था? जीन रेवोल्यूशन। जीन रेवोल्यूशन यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्रॉप्स को मजबूत करना, क्रॉप्स के जेनेटिक अंदर से चेंज करना। और एक और ऑप्शन क्या था? अब क्या आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, ऑर्गेनिक फूड, ये कितना कुछ चला हुआ है, ये भी एक था इससे अल्टरनेट।
ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसमें कोई फर्टिलाइज़र या कोई केमिकल ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं होती, पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं होता, इट इज़ नॉट अफेक्ट एनवायरनमेंट इन अ नेगेटिव मैनर, और ना ही इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे। A few economists think that the Indian farmer have a bleak future if they continue growing food grains on the holding that grows smaller and smaller as the population rise. अब क्या पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है, लैंड होल्डिंग का साइज़ कम हो रहा है, जैसे हेरिडेटरी, जैसे आगे से आगे क्या होता है, आगे लैंड बढ़ती जा रही है, फादर से आगे उसके बच्चों में, फिर उसके बच्चों में, तो लैंड का साइज़ कम होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इनकम कम हो रही है, और हमारी रूरल पॉपुलेशन is about 600 million, which depends upon 250 million hectares of agricultural land, an average of less than half of a hectare per person. अब हमारे इतनी पॉपुलेशन है और जो सारे उनमें से 250 मिलियन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। तो इंडियन फार्मर शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। अब इंडियन फार्मर्स को अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना चाहिए और सीरियल्स के अलावा दूसरी हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए, जिससे क्या होगा, उनकी इनकम भी बढ़ेगी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी रिड्यूस होगा, ज़्यादा उनको केमिकल या पेस्टिसाइड्स भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जट्रोफा एक और एक जजोबा, ये दो बायोडीजल क्रॉप्स है। जट्रोफा क्या है, अ प्लांट दैट कैन ग्रो इन वेस्टलैंड, और इसका यूज़ किया मल्टीपर्पज़ प्लांट विच विद पोटेंशियल फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन एंड मेडिसिनल यूज़। मेडिसिनल में यूज़ में कैसे होते हैं, कई ऐसी डिजीज़ होते हैं जिनकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। इट हैज़ बीन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और डाइजेस्टिव इन्फेक्शन। सेकेंड है ये जोजोबा। अब जोजोबा क्रॉप, इसमें इस प्लांट का क्या होता है, इट इज़ यूज एज एन इंग्रेडिएंट्स, एज ए इंग्रेडिएंट भी यूज़ होता है, जैसे कि शैम्पू में, लिपस्टिक में, क्लिनजिंग प्रोडक्ट में, बॉडी लोशन में, और इट अप्लाइड डायरेक्टली टू द स्किन फॉर एक्ने, सनबर्न। इनको इस तरह से भी एज यानी कि इसको फेस पे भी यूज़ किया जा सकता है। कोई पिंपल्स की प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इनको ऐसे इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। और दूसरी क्रॉप्स के कंपैरिजन में इनको लेस इरिगेशन, कम इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि राइस और शुगर केन में बहुत ज़्यादा वाटर की नीड होती है। India's diverse climate can be enhanced to grow a wide range of high value crops.